जादुई सुनहरा पेड़। बहुत समय पहले की बात है, समस्तीपुर के एक छोटे से गांव, जहां आरती अपने गरीब माता पिता के साथ रहती थी। आरती का घर बहुत छोटा था और कम जगह होने की वजह से आरती अपने घर में पढ़ाई लिखाई नहीं कर सकती थी, जिस वजह से आरती अपनी पढ़ाई करने के लिए दिल्ली में चली जाती है। दिल्ली जैसे बड़े शहर में आरती अपना एक छोटा सा कमरा किराए पर लेती है और वहाँ पर अपनी क्लासेस लेती है और अपनी पढ़ाई करती है। साथ में वो दिल्ली यूनिवर्सिटी के अच्छे कॉलेज में भी जाती है। 3 साल लगातार पढ़ाई करने के बाद आरती का कॉलेज पूरा हो जाता है और वो अच्छे नंबरों के साथ अपनी पढ़ाई पूरी करती है। कॉलेज पूरा होने के बाद आरती कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करती है। पूरे बिहार के समस्तीपुर गांव में एक आरती अपने गांव से अकेली ऐसी लड़की थी जो कॉलेज के बाद भी पढ़ाई कर रही होती है, लेकिन बाकी लड़कियां शादी करके अपना घर बसा लेती है। ये सब देख रहे आरती के रिश्तेदार आरती के घर पर आते हैं और उसकी माँ से कहते हैं, अरे क्या करेगी लड़की अफसर बनकर, आखिरकार चूल्हा चौका ही संभालना है। दिल्ली जैसे बड़े शहर में तुमने अपनी बेटी को अकेला भेज दिया, तुम गैर जिम्मेदार माँ हो। आरती अभी बहुत बड़ी तो नहीं है, 20 साल की लड़की है, तुम उसे अकेले कैसे भेज सकती हो? गांव की सभी लड़कियां अपना घर बसाकर अपने घरों में खुश है और तुम्हारी बेटी को देखो कितनी आवारा है। दीदी आप तो जानती ही हो, घर में बहुत सारे काम होते हैं और हमारा छोटा सा घर आरती की पढ़ाई में अड़चन डाल रहा था। मेरी बेटी पढ़ना चाहती है, मेरी बेटी सबसे अलग है और मैं चाहती हूँ अपनी बेटी के हर सपने को पूरा करूँ। देख लो तुम्हारी मर्जी है, हम तो सिर्फ कह सकते हैं। हमारे बच्चे भी तो हैं, वो तो अपनी शादी करके अपने घर चला रहे हैं। तुम्हारी बेटी ही क्यों इतना पढ़ना चाहती है? दीदी इसमें दिक्कत ही क्या है? गांव की लड़कियां पढ़ाई करे या ना करे, लेकिन हमारी बेटी पढ़ाई करना चाहती है। हम उसे आगे बढ़ाना चाहते हैं। इस गरीबी में हम उसके लिए जो कर सकते हैं वो करेंगे। अरे मेरा भाई तो जोरू का गुलाम बन गया है, मैं क्या कहूँ। सुनो जी, हमें चलना चाहिए। ये सारी बातें करने के बाद आरती के बुआ फूफा अपने घर चले जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ आरती अपने कमरे में रात दिन पढ़ाई करती, कभी लाइब्रेरी जाती तो कभी कमरे में पढ़ती। ऐसी ही वो अपना गुजारा कर रही होती है। आरती अपनी क्लास लेती और अपनी पढ़ाई करती। ऐसे ही रोजाना आरती अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ती और रोजाना कुछ नया सीखती। भीड़ भड़ाके में रहने के बाद आरती को पता चलता है कि अकेली वो नहीं, बहुत सारी लड़कियां कंपटीशन में तैयारी कर रही है। सबको देखने के बाद आरती को और भी ज्यादा मोटिवेशन मिलती है। धीरे धीरे आरती के दोस्त बन जाते हैं और एक दिन की बात है जब आरती की दोस्त लक्ष्मी कहती है, चलो आरती आज तो हमें घूमने चलना चाहिए, वीकेंड पर हमारा मूड भी फ्रेश हो जाएगा। नहीं नहीं, मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं उन्हें बर्बाद कर सकूं। अरे पैसे की बात कहाँ से आ गई? मैं तो तुम्हें घूमने के लिए कह रही हूँ, पैसे मैं दे दूंगी। अरे मेरा भी कोर्स भी कंप्लीट नहीं हुआ, पहले मैं अपना कोर्स कंप्लीट करूंगी क्योंकि मुझे तो रिवीजन में भी बहुत टाइम लगेगा और एग्जाम सर पर है। आरती की बातें सुन रही पास में खड़ी लक्ष्मी की दोस्त नेहा कहती है, अरे किस पढ़ाकू से तुम बोल रही हो? तुम्हें पता है ना ये बहाने कर रही है, इसे हमारे साथ कहीं भी नहीं जाना। अरे नहीं नहीं, मैं बहाने नहीं कर रही, लेकिन मुझे इस बार एग्जाम क्लियर करना है क्योंकि गांव में सभी लड़कियों की शादी हो रही है और अगर मेरा इस बार एग्जाम क्लियर नहीं हुआ तो मेरी भी शादी हो जाएगी। आरती जैसे तैसे बहाने बनाकर अपने दोस्तों को मना कर देती है। उसकी दोस्त घूमने जाती है लेकिन वो अपने कमरे में बैठकर पढ़ती है। आरती इस तरह लगन और मेहनत के साथ पढ़ाई करती है और पूरे 15 दिन बाद उसके एग्जाम होने वाले होते हैं कि तभी उसके घर से उसको फोन आता है, बेटी तेरी पढ़ाई कैसी चल रही है? माँ मेरी बहुत अच्छी तैयारी है और मैं इस बार ही अपने एग्जाम क्लियर करके रहूंगी। बेटा अपने ऊपर किसी बात का कोई प्रेशर मत लेना, हम तुम्हें पढ़ाना चाहते हैं और अफसर बनाना चाहते हैं। जी माँ। आरती अपने माता पिता की वजह से शहर में पढ़ रही होती है और इस बात का उसे बहुत गर्व होता है और वो अपनी पढ़ाई लगन और मेहनत के साथ करती है और 15 दिन बीत जाते हैं और आरती का एग्जाम का दिन आ जाता है। आरती अपना एडमिट कार्ड लेकर केंद्र पर पहुंच जाती है और अपना पेपर बहुत अच्छे से देती है।
पेपर देने के बाद आरती तुरंत ही गांव के लिए निकल जाती है और गांव पहुंचकर अपने माता पिता को अपने पेपर के बारे में बताती है। माँ, मेरा पेपर बहुत अच्छा गया, जितना मैंने सोचा था उससे भी ज्यादा। मैं बहुत खुश हूँ, बाकी मेरा रिजल्ट बताएगा। वाह बेटी, तू हमारा नाम रोशन जरूर करेगी। आरती गांव में अपने माता पिता के साथ काम में हाथ बंटवाती है। ऐसे ही कुछ महीने बीत जाते हैं। आरती अपने रिजल्ट का बेसब्री से इंतजार कर रही होती है और रिजल्ट आते ही आरती अपना रिजल्ट देखती है और रिजल्ट में अपना नाम देखकर बहुत खुश हो जाती है। थैंक गॉड, मेरा पेपर क्लियर हो गया। अब मैं अपने इंटरव्यू की तैयारी करूंगी और अब मुझे 14 दिन की अकादमी में एडमिशन लेना होगा जो मुझे इंटरव्यू की तैयारी करवाएगी। हे भगवान, आज मेरी बेटी का पेपर क्लियर हो गया। अब मैं अपनी बेटी को कुछ बनता देखना चाहता हूँ। सभी बहुत खुश होते हैं, लेकिन अकादमी में 14 दिन तैयारी करने के लिए बहुत सारे पैसों की जरूरत होती है। 14 दिन के पढ़ने के पैसे, रहने का खर्चा सब मिलाकर 30,000 रुपए बनते थे, जो आरती के पिताजी के पास नहीं थे। ये बात सोचकर आरती के पिता बहुत ज्यादा परेशान हो रहे थे और सोचते सोचते वो बड़बड़ा रहे होते हैं कि तभी आरती उनसे पूछती है, पिताजी, आप अकेले यहाँ पर बैठकर क्या बोल रहे हो? कोई परेशानी है तो मुझे बताओ। नहीं बिटिया, कैसी परेशानी? कोई परेशानी नहीं है। मैं तो बस वैसे ही अपने आप से बातें कर रहा था। कुछ तो बात है पिताजी, आप ऐसे ही तो नहीं बात करते हैं। अपनी बेटी के इतनी बार पूछने पर आरती का पिता सारी बातें बता देता है। ये सारी बातें सुनने के बाद आरती सोच में पड़ जाती है। हे भगवान, 30,000 रुपए कहाँ से लाऊं? मेरे पिताजी इतनी मेहनत करते हैं और 30,000 रुपए इकट्ठे कहाँ से देंगे? और मैं क्या करूं? मैं अपनी पढ़ाई कैसे कर पाऊंगी? इंटरव्यू की तैयारी में बहुत कम दिन है। अकादमी के बाद मुझे खुद भी तैयारी करनी होगी। आरती ऐसी ही परेशान होकर बातें करते करते चलती रहती है और घर से बाहर एक जंगल में पहुंच जाती है। ये सारी बातें बड़बड़ा रही होती है कि तभी अचानक आरती की नजर नदी के बीच एक सुंदर पेड़ पर जाती है, जो दिखने में बहुत आकर्षक होता है। अरे, ये सुनहरा पेड़, वो भी पानी के बीच, ये तो मैंने पहली बार देखा है। बल्कि मैंने नहीं, गांव में सब ये पेड़ पहली बार देखेंगे। बहुत सुंदर है, ये तो मेरी आंखों से हट ही नहीं रही। आरती पेड़ को देखते ही रह जाती है कि तभी पेड़ में से आवाज आती है, आरती, तुम मुझे बहुत देर से देख रही हो और तुम्हारा ध्यान पूरा मेरी तरफ है, जिस वजह से मैंने तुम्हारे दिमाग की पूरी बात पढ़ ली। तुम बहुत टाइम से परेशान हो, मैं जानता हूँ। बोलने वाला पेड़? मैंने क्या, किसी ने नहीं देखा होगा। लेकिन तुम बोल कैसे रहे हो? तुम तो एक पेड़ हो ना। जैसे रास्ते में बहुत सारे पेड़ तुमने देखे, लेकिन तुम कहीं नहीं रुकी और मुझे देखा तो तुम रुक गई, क्योंकि मैं एक जादुई पेड़ हूँ। मुझे जो देखता है वो यहीं पर रुक जाता है और देखता ही रह जाता है। किसी के मन में बहुत लालच होता है, वो मैं देखकर पहचान जाता हूँ, और कोई मजबूरी में यहाँ पर आता है, वो भी मैं समझ जाता हूँ। अच्छा, तो तुम जादुई पेड़ हो? हाँ, सही पहचाना। तुम जो चाहे मुझसे मांग सकती हो। मैं तुम्हारी एक इच्छा को पूरा करूँगा, लेकिन जो बहुत जरूरी इच्छा हो वही मुझसे मांगना। पेड़ की बातें सुनकर आरती अपनी सारी बात पेड़ को बताती है। पेड़ उसकी गरीबी को देखकर बहुत मायूस हो जाता है और उसकी इच्छा को पूरा करता है। उसे ढेर सारे पैसे दे देता है। पैसे देखकर आरती बहुत खुश होती है और पेड़ का धन्यवाद करती है। घर पहुंचकर आरती अपने माता पिता को सब कुछ बताती है और सारे पैसे अपने पिताजी के हाथ में रख देती है। पिताजी, मुझे इसमें से हॉस्टल का खर्चा और 14 दिन की फीस के पैसे दे दो बस। मैं अपने इंटरव्यू की तैयारी करके वापस यहीं पर आ जाऊंगी और फिर मैं यहीं से तैयारी करके अपने इंटरव्यू दे दूंगी। आरती के पिता उसको उसका खर्चा दे देते हैं, पूरे 30,000 रुपए, और आरती उन पैसों को लेकर चली जाती है दिल्ली में इंटरव्यू की तैयारी करवाने वाले अकादमी के पास और अपना एडमिशन करवा लेती है। और फिर 14 दिनों तक वहाँ लगन और मेहनत के साथ पढ़ती है और 14 दिन बाद अच्छी तैयारी के साथ अपने गांव वापस लौटती है और वापस अपने माता पिता का काम में हाथ बंटवाती है और कुछ दिनों तक घर में तैयारी करती है और कुछ दिनों तक ऐसे ही चलता रहता है। आरती का इंटरव्यू नजदीक आ जाता है। आरती अपनी ट्रेन की टिकट करती है और प्रयागराज जाती है, अपना इंटरव्यू देती है। आरती अपने पहले ही दिन अपना स्क्रीन में पूरा कर लेती है और अगले 5 दिनों तक वो वहीं पर रुकती है। आरती की एक भावना नाम की लड़की दोस्त बन जाती है। तुम कहाँ से हो आरती?
मैं बिहार के समस्तीपुर गांव से हूँ और मैं यहाँ आज अपने माता पिता की वजह से हूँ, जो रात दिन मेहनत करके मुझे यहाँ पहुँचाए हैं। तुम सही कहती हो, माता पिता का रोल बहुत इम्पोर्टेंट होता है एक बच्चे की पढ़ाई में। मैं भी अपने माता पिता की वजह से यहाँ तक पहुँची हूँ। 5 दिनों के इस कड़े इंटरव्यू में आरती अपनी दोस्त भावना के साथ बहुत अच्छे तरीके से इंटरव्यू देती है और 5 दिनों बाद अपने गांव वापस लौटती है। 2 महीने बीत जाने के बाद मेरिट लिस्ट आती है और आरती अपनी मेहनत के हिसाब से उस लिस्ट में अपना नाम हासिल कर लेती है। अपना नाम लिस्ट में देखने के बाद आरती बहुत खुश होती है और खुशी से झूम उठती है। घर में सबको अपने सिलेक्शन के बारे में बताती है। आरती के सिलेक्शन के बारे में सभी रिश्तेदारों को पता चलता है। धीरे धीरे सभी के कॉल आना शुरू हो जाते हैं। आरती कॉल पर रिश्तेदारों के साथ बिजी रहती है और सभी से आशीर्वाद लेती है। आरती की बुआ फूफा का भी मुंह बंद हो जाता है जब आरती ऑफिसर बन जाती है और ये खबर उन तक पहुंचती है। 2 महीने बाद आरती की ज्वाइनिंग होती है। आरती अपनी ज्वाइनिंग पर पहुंच जाती है। आरती के माता पिता बहुत खुश होते हैं और आरती अभी ज्वाइनिंग में बिजी हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ आरती के रिश्तेदार अपने किए पर शर्मिंदा होते हैं और आरती से फोन पर माफी मांगते हैं। आरती के पास अब किसी चीज की कोई कमी नहीं होती। आरती अफसर बन जाती है और कुछ समय बाद अपने माता पिता को भी अपने पास बुला लेती है और जब आरती के पास सब कुछ हो जाता है तो वो दिल से पेड़ को धन्यवाद करती है और खुशी खुशी अपनी जिंदगी जीने लगती है। आरती के माता पिता आरती के साथ बहुत खुश होते हैं। बहुत समय पहले की बात है। जिया अपनी बूढ़ी दादी के साथ दयानगर में रहती थी। जिया जब छोटी थी तब उसके माता पिता का एक कार एक्सीडेंट हो गया था, जिसके बाद वो इस दुनिया से चल बसे थे। जिया बाकी बच्चों से अलग थी, जिससे सारे काम उल्टे होते थे, जिस वजह से उसकी दादी हमेशा उससे परेशान रहती थी, क्योंकि उसे जो भी काम कहो वो उस काम का उल्टा ही करती थी। जिया हमेशा अपनी दादी का काम करने की कोशिश करती थी, लेकिन वो हमेशा ही अपने एबनॉर्मल दिमाग की वजह से काम उल्टे कर दिया करती थी। एक दिन की बात है जब जिया की दादी उससे कहती है, ये ले बेटा सब्जी की लिस्ट, जा बाजार से सब्जी लिया और पैसे ध्यान से लेकर जाना और बचे हुए पैसे मुझे वापस लौटाना। ठीक है दादी, मैं लिस्ट के हिसाब से सारी सब्जी ले आऊंगी। जिया लिस्ट लेकर बाजार की तरफ चली जाती है और सब्जी लेने लगती है। लिस्ट में आलू, बैंगन और प्याज लिखा होता है। जिया बाजार पहुंचती है और सब्जी वाले से कहती है, भैया मुझे भिंडी, लौकी और धनिया दे दो। सब्जी वाला उसे सब्जी दे देता है और जिया पैसे देकर अपने बचे हुए पैसे लेना भूल जाती है। जिया घर वापस लौटती है और अपनी दादी को सारी सब्जियां देती है। सब्जियां देखकर दादी उसे गुस्से से कहती है, बेटा मैं तुझे आलू, बैंगन और प्याज लाने को कहा था और तो सबसे अलग सब्जी लाई है, भिंडी, लौकी और धनिया। ये कोई सही बात है? और हाँ, मुझे पैसे दे जो बचे हैं। दादी वो दादी, मैं पैसे वहीं भूल गई। हे भगवान, एक इसके माता पिता थे जो पढ़े लिखे और समझदार थे, जो मुझे संभालते थे, और एक ये है, इसे मैंने 200 रुपए दिए थे, उसमें से बचे हुए पैसे भी ये सब्जी वाले को ही दे आई है। अब मैं इसका क्या करूं, मुझे समझ नहीं आता। चिंता मत करो दादी, मैं आपके पैसे वापस कर दूंगी। मैं अभी जाती हूँ और बाजार से पैसे वापस लेकर आती हूँ। इतना कहकर जिया सब्जी वाले के पास चली जाती है। हे भगवान, देखो मैंने इसको पैसों की बात कही तो ये सीधा ही सब्जी वाले के पास पैसे लेने चली गई। अब इतनी रात में पैसे देने के लिए कौन बैठा होगा? जिया सब्जी वाले से पैसे लेकर घर वापस लौट रही होती है और बड़बड़ाते हुए कहती है, मुझे हर कोई पागल ही कहता रहता है, जिसे देखो वो मेरा मजाक उड़ाता है। अब मैं दादी को ये पैसे दे दूंगी ताकि दादी चैन की सांस ले सके और मुझे भी लेने दे। घर पहुंचकर जिया अपनी दादी को पैसे दे देती है और गुस्से से सो जाती है। उसकी दादी उसके कमरे में खाना लेकर जाती है और उसे उठाकर खाना खिलाती है। तभी उससे कहती है, बेटा बुरा नहीं मानते, मेरा इस दुनिया में तेरे अलावा और है ही कौन। ये ले आराम से खाना खा फिर सो जा।
अपनी दादी की बातें सुनकर जिया को थोड़ा बहुत सुकून आता है। ऐसे ही दिन बीतते हैं। दिन बीतने के साथ साथ बूढ़ी दादी और ज्यादा बूढ़ी होने लगती है। धीरे धीरे उनके घर में पैसों की कमी होने लगती है और जिया अब बड़ी हो जाती है। लेकिन जिया वैसे ही पागलों वाली हरकतें करना बंद नहीं करती। एक दिन जिया की दादी जिया को मंदिर लेकर जा रही होती है। रास्ते में जिया बहुत ज्यादा हरकतें कर रही होती है। तभी जिया की बूढ़ी दादी परेशान होकर वहीं बैठ जाती है और सर पकड़कर कहती है, हे भगवान, मैं तो इसकी दादी हूँ, इसलिए इसकी हरकतें झेल लूंगी। लेकिन कल को इसकी शादी होगी, इसका घर बसेगा तो ये कैसे रहेगी? इसकी सास इसके साथ कैसा बर्ताव करेगी? और फिर इसका पति इसको रखेगा भी या नहीं? रास्ते में एक पेड़ के पास बैठी बूढ़ी दादी ये सारी बातें कर रही होती है कि तभी पेड़ में से आवाज आती है, परेशान मत हो दादी, जिया को ठीक करने का मेरे पास एक तरीका है। मेरे पास एक जादुई छड़ी है जिससे मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। अपनी जिया को मेरे पास बिठा दो। जिया पेड़ के पास बैठ जाती है। जादुई पेड़ अपनी जादुई छड़ी से जिया के ऊपर 4 बार घुमाता है और वहाँ से गायब हो जाता है। पेड़ के गायब होते ही जिया बहुत समझदारी के साथ अपनी दादी से कहती है, दादी, हम क्या कर रहे हैं यहाँ बैठकर? हमें घर चलना चाहिए। जिया की बातें सुनकर दादी को एहसास हो जाता है कि जिया ठीक हो गई। मैं जादुई पेड़ का धन्यवाद करती हूँ। अगर आज आप ना होते तो मेरी पोती ऐसे ही परेशान रहती और मुझे भी करती। ऐसी गरीबी में मेरे पास कुछ भी नहीं जो मैं इसका इलाज कर पाती। आज आपने मेरी पोती को ठीक कर दिया। अब हम आराम से रह सकेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इतना कहकर दादी पोती दोनों मिलकर अपने घर वापस लौटती है। घर में सारा सामान बिखरा हुआ देखकर जिया कहती है, ये किसने बिखेर दिया? लाओ मैं ठीक कर दूं और फिर खाना बना देती हूँ। जिया पूरा घर समेटकर सही से कर देती है और साफ सफाई करने के बाद खाना बनाने की तैयारी करती है। जिया रसोई में जाकर देखती है तो थोड़े बहुत चावल रखे होते हैं। जिया वही चावल बना देती है और नमक डालकर मिर्च के साथ खुद भी खा लेती है और अपनी दादी को भी खिला देती है। जिया अपनी दादी से कहती है, दादी, मैं सोच रही हूँ कि कहीं घर में साफ सफाई का काम करने लगूं। लेकिन तुम अभी से ये सब काम कैसे करोगी? दादी, आप घर का ख्याल रखो, मैं साफ सफाई किया करूँगी। जिया बाहर जाती है और काम ढूंढती है। बहुत मुश्किल से उसे एक घर में काम मिलता है जहाँ पर काम वाले की जरूरत होती है। जिया अगले दिन से वहाँ काम करने लगती है और कुछ दिनों तक ऐसे ही काम करती है और अपनी सैलरी आधी एडवांस में लेकर घर का सारा राशन ले आती है। आज मेरी दादी खुश हो जाएगी क्योंकि घर में राशन के नाम का एक दाना तक नहीं था और हम कई दिनों से चावल ही खा रहे थे। जिया घर पहुंचते ही दादी को सारा सामान दिखाती है और तुरंत रसोई में जाकर खाना बना देती है। आ जाओ दादी, आज हम दाल रोटी खाएंगे। बहुत दिनों बाद, लेकिन आज मैंने आपको अच्छा खाना खिला पाई हूँ। मेरी छोटी सी पोती ने मुझे खाना ही खिला दिया, वही बड़ी बात है। मैं तुझसे बहुत खुश हूँ बेटा। अगर आज तू ना होती तो मेरा दुनिया में कोई ना होता। एक तू ही है जो मेरा सहारा है। ऐसे ही कुछ दिनों तक जिया घरों में काम करके कुछ पैसे इकट्ठे कर लेती है और घर के लिए कुछ न कुछ लाती रहती है। एक दिन आता है जब जिया के पास बहुत सारे पैसे इकट्ठे हो जाते हैं तो जिया अपना सब्जी का काम डाल लेती है और कई दिनों तक जिया मार्केट में जाकर सब्जी बेचती है। सब्जी बेचने के बाद बहुत फायदा होता है जिसकी वजह से जिया के पास बहुत सारे पैसे हो जाते हैं। धीरे धीरे वो सब्जी का व्यापार एक अच्छे लेवल पर करने लगती है। अब जिया के पास किसी बात की कोई कमी नहीं होती। धीरे धीरे जिया की दादी अब अच्छा महसूस करने लगी थी क्योंकि घर में खाने को सब कुछ मिलता और चैन से सुकून की नींद भी आती है और साथ में अच्छा मुनाफा होने की वजह से दादी दिन पर दिन खुश रहती और उनकी सेहत भी अच्छी रहती।
दादी, अब आपको मेरे साथ रहने में खुशी महसूस होती है ना? अब आपको अपनी पागल पोती पर विश्वास हो गया ना? मेरी प्यारी गुड़िया रानी, मुझे पहले भी तुझ पर यकीन था, लेकिन जादुई पेड़ की वजह से आज तो ठीक हो गई और तूने मेरा सहारा बनकर मुझे हिम्मत दी है जीने की, वरना मैं तो कब की चली जाती। उस जादुई पेड़ का शुक्रिया जिसने तुझे अपनी जादुई छड़ी से ठीक कर दिया। और देखो आज हम कितने खुश हैं और हंसी खुशी अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। इस प्रकार अब दोनों दादी पोती हंसी खुशी अपनी जिंदगी व्यतीत करते हैं।